गुड इवनिंग टू ऑल। मेरा नाम अनिकेत वासने है और आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अनिकेत एकेडमी ऑफिशियल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जो कि बीटेक सेकेंड ईयर के थर्ड सेम का सब्जेक्ट है, जो कि हर एक ब्रांच के लिए कॉमन होता है, चाहे वो सीएस ब्रांच हो, चाहे आईटी ब्रांच हो या उसकी अलाइड ब्रांच हो, सबके लिए कॉमन होता है। और इसका सब्जेक्ट कोड जो है वो BCS 401 है। आज से इसकी लेक्चर सीरीज स्टार्ट होने जा रही हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट होने जा रही हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। और आज का ये पहला लेक्चर है। इसमें मैं डिस्कस करूँगा ओवरव्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इन 3 टॉपिक्स को मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है बीटेक सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओवरव्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। The operating system is a set of special programs that run on a computer system that allows it to work properly. ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक सेट ऑफ स्पेशल प्रोग्राम्स है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक स्पेशल प्रोग्राम्स का सेट है जो कि कंप्यूटर सिस्टम पे रन किए जाते हैं और दैट अलाउज इट टू वर्क प्रॉपरली। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो स्पेशल प्रोग्राम्स का जो सेट है उनको रन करता है कंप्यूटर सिस्टम पे, और ये अलाउ करता है कि वो वर्क प्रॉपरली, मतलब उनका जो वर्क है या जो वर्क कर रहे हैं वो प्रॉपरली करें, अपना वर्क प्रॉपरली वर्क करें अपना, ये अलाउ करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। इट परफॉर्म्स बेसिक टास्क सच एज रिकॉग्नाइजिंग इनपुट। और ये कुछ बेसिक टास्क परफॉर्म करता है सच एज रिकॉग्नाइजिंग इनपुट, मतलब कीबोर्ड से कोई रिकॉग्नाइजिंग इनपुट देना कंप्यूटर को। ठीक है। कीपिंग ट्रैक ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज ऑन द डिस्क। जो डिस्क होती हैं उसके अंदर फाइल्स और डायरेक्टरीज होती हैं, उनको ट्रैक करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, मतलब उनको ट्रैक करना है ना, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। सेंडिंग आउटपुट टू द डिस्प्ले स्क्रीन, और आउटपुट को सेंड करना, डिस्प्ले कराना स्क्रीन पर, आउटपुट को सेंड करना या डिस्प्ले कराना कंप्यूटर स्क्रीन पर। ठीक है। एंड कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइसेस, और पेरिफेरल डिवाइस को कंट्रोल करना, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, जॉयस्टिक एंड सो ऑन। ऐसे पेरिफेरल डिवाइस को कंट्रोल करना ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम OS सर्व्स एज इंटरमीडियरी। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एज अ सर्व इंटरमीडिएटरी पॉइंट है, मतलब एक इंटरमीडिएट पॉइंट होता है यूज़र्स और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। एक इंटरमीडिएट पॉइंट होता है जो कि एक इंटरफेस या प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए और सिस्टम रिसोर्स को मैनेज करने के लिए। ठीक है। ये था ओवरव्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आगे बात करेंगे हम इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। एन ऑपरेटिंग सिस्टम कैन डिफाइंड एज एन इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर डिफाइन करें तो एज एन इंटरफेस, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को हम डिफाइन कर सकते हैं एज एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर, जो कि यूज़र और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल द प्रोसेस। और ये किसके रिस्पॉन्सिबल होता है? ये जितने भी प्रोसेस होती हैं, हमारी जितनी प्रोसेस होती हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए, रिसोर्स एलोकेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए, CPU मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट एंड मैनी अदर टास्क, मतलब कई सारे टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। चाहे वो CPU मैनेजमेंट हो, चाहे रिसोर्स एलोकेशन हो, चाहे फाइल मैनेजमेंट हो, कुछ भी हो, चाहे अदर टास्क क्यों ना हो, ये सब कौन एग्जीक्यूट करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट करता है, और उसके लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। इसका पर्पस क्या होता है? द पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट। इसका पर्पस ये होता है कि एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है विच ए यूज़र कैन एग्जीक्यूट प्रोग्राम। कोई भी यूज़र है वो अपने प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर रहा है एक कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट मैनर में या कन्वीनियंट मैनर में अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है। इसी को हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं।
अब इसके ब्लॉक डायग्राम की बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। सबसे पहला इसमें जो आप जो डायग्राम देख पा रहे होंगे, मैंने इसमें डायग्राम आपको डायग्राम इसमें डाला है, डायग्राम आप देख सकते हैं। सबसे पहला इसमें हार्डवेयर आता है, उसके अंदर इसने ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम सॉफ्टवेयर डिलीवर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ यूटिलिटीज़ भी आ गई, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी आ गए। फिर उसके अंदर कंप्यूटर गेम्स आ गए, इंटरनेट ब्राउजर्स आ गए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ गए, डेटाबेस आ गए। मतलब हार्डवेयर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये सब चीज़ें, हार्डवेयर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपको यूटिलिटीज़ आ गई उसकी, सिस्टम सॉफ्टवेयर आ गए, फाइल्स आ गए, डायरेक्टरीज आ गई, फोल्डर्स आ गए, ये सब चीज़ें आ गई, आइकन्स आ गए, कंप्यूटर गेम्स आ गए, इंटरनेट ब्राउजर्स हो गए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा, डेटाबेस होगा, ये सब चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आती हैं। ठीक है, तो ये था आपका ब्लॉक डायग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन था। अब आगे बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, एक कंप्यूटर सिस्टम क्या क्या चीज़ कंसिस्ट करता है। सबसे पहली चीज़ है यूज़र, मतलब पीपल हु आर यूजिंग द कंप्यूटर, मतलब कोई भी पीपल है, कोई भी यूज़र है, वो कंप्यूटर को यूज़ करेगा, कंप्यूटर को यूज़ करना, कंप्यूटर को यूज़ करता है। ठीक है, सेकंड एप्लीकेशन प्रोग्राम, इसमें एप्लीकेशन प्रोग्राम का भी यूज़ किया जाता है, जिसमें कंपाइलर्स होते हैं, डेटाबेसेस होते हैं, गेम्स, वीडियो प्लेयर, ब्राउज़र, इन सब का यूज़ भी किया जाता है, इन सब का यूज़ भी किया जाता है इसके अंदर। थर्ड पॉइंट है सिस्टम प्रोग्राम, शेल्स, एडिटर्स, कंपाइलर्स एक्सेट्रा। सिस्टम प्रोग्राम्स की बात करें तो उनमें शेल्स आते हैं, एडिटर्स आते हैं, कंपाइलर्स आते हैं। और चौथा पॉइंट है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एक स्पेशल प्रोग्राम होता है विच एक्ट एज एन इंटरफेस, जो कि एक इंटरफेस की तरह एक्ट करता है बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर, हार्डवेयर और यूज़र के बीच में ये एक इंटरफेस की तरह काम करता है, और ये एक स्पेशल प्रोग्राम होता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट है आपका हार्डवेयर। हार्डवेयर में आपका सीपीयू आ गया, सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। डिस्क, आपकी डिस्क कई तरह की होती है, लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी, लोकल डिस्क ई, एफ, जी, एच, कई सारी होती हैं। मेमोरी आपकी मेन मेमोरी, सेकंड मेमोरी, दो दो मेमोरी होती है, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, ये तो ये 5 पॉइंट दे सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम का डायग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले है यूज़र्स, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, यूटिलिटीज़, ऑपरेटिंग सिस्टम, मशीन लैंग्वेज, माइक्रो प्रोग्रामिंग। यूज़र और एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो यूज़र है, मतलब यूज़र देखता है उन चीज़ों को, यूज़र कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम को भी यूज़र देखता है, यूज़र। और यूटिलिटीज़ और ऑपरेटिंग सिस्टम, ये होता है सिस्टम। ये चीज़ कौन देखता है? ये सिस्टम देखता है। सिस्टम जो है वो यूटिलिटीज़ को मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करता है। ठीक है, और मशीन लैंग्वेज और माइक्रो प्रोग्रामिंग, ये जो दो चीज़ होती हैं ये हार्डवेयर कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, मतलब मशीन लैंग्वेज भी और माइक्रो प्रोग्रामिंग भी। ठीक है दोस्तों, ये था स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। उसका 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 वो डिस्कशन क्या था, होता क्या है, सब कुछ बताया, और कंप्यूटर सिस्टम का डायग्राम डिस्कस किया। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ वेल ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक वेल ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है, जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करता है। और ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का टाइप है, जो कि स्मूथ फंक्शनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और कंप्यूटर सिस्टम, और कंप्यूटर सिस्टम के अंदर स्मूथ फंक्शनिंग करने के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है, और ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का टाइप होता है। ठीक है, अब और और ये कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करता है, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक वेल ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है। अब टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं? आता है सिंपल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये 8 तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, सबको हम डिस्कस करेंगे नीचे। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की। इन द 1970s की अगर हम बात करते हैं, तो बैच प्रोसेसिंग जो थी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, वॉज वेरी पॉपुलर इन दिस टेक्निक। इस ये एक टेक्निक थी कि इसमें जो सिमिलर टाइप्स की जो जॉब्स हैं उनको हम बैच टुगेदर, मतलब उनको एक बैच में कन्वर्ट कर दें, बैच में बना दें, बैच में कन्वर्ट कर दें, एक बैच में उन सब जॉब्स को डाल दें। ठीक है, और उनको एक एक टाइम, मतलब एक टाइम में उनको हम एग्जीक्यूट कर दें, एक सर्टेन टाइम में उनको एग्जीक्यूट कर दें, है ना। पीपल वेयर यूज टू हैव अ सिंगल कंप्यूटर। पीपल जो थे, जो यूज़र्स थे, यूज़र है या जो पीपल हैं, वो सिंगल कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, सिंगल कंप्यूटर का यूज़ करते थे, जिसको हम कहते थे विच वॉज कॉल्ड अ मेन फ्रेम, जिसको हम मेन फ्रेम कहते थे। इन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो एक्सेस गिवन होता है टू मोर देन वन पर्सन, मतलब उसमें एक्सेस गिवन होता है कि एक या एक से ज़्यादा पर्सन एक्सेस कर सकता है उस ऑपरेटिंग सिस्टम को, मतलब एक या एक से ज़्यादा पर्सन उस ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस कर सकता है। दे सबमिट देयर रेस्पेक्टिव जॉब,
उसकी रेस्पेक्टिव जॉब्स को सबमिट करने के लिए, मतलब रेस्पेक्टिव जॉब्स को सबमिट करने के लिए एक ज़्यादा पर्सन इस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं टू द सिस्टम ऑफ एजुकेशन। सिस्टम के अंदर रेस्पेक्टिव जॉब्स को सबमिट करने के बाद उनका एग्जीक्यूशन के लिए, सबमिट हो गए, सबमिट कर उनका एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। सिस्टम पुट ऑल द जॉब, मतलब सिस्टम जो है, सिस्टम के अंदर सारी जॉब जो पुट होंगी वो क्यू के फॉर्म में पुट होंगी, जो कि किसके मतलब जो क्यू के फॉर्म में क्यू के फॉर्म में क्यू के फॉर्म में पुट होंगी, और किसके बेसिस पे होंगी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर वो पुट होंगी एंड देन एग्जीक्यूट जॉब। और जो जितनी भी जॉब्स हैं वो वन बाय वन एग्जीक्यूट होंगी। द यूजर्स कलेक्ट द रेस्पेक्टिव आउटपुट, जो यूजर्स होंगे वो अपने रेस्पेक्टिव आउटपुट को कलेक्ट करेंगे व्हेन ऑल द जॉब्स गेट एग्जीक्यूट। जितनी भी हमारी जॉब्स थी वो सब एग्जीक्यूट होने के बाद वो अपने जो उसका आउटपुट निकलेगा, रेस्पेक्टिव आउटपुट, उसको कलेक्ट करेंगे कौन, जितने भी यूजर्स हैं, ठीक है। जैसे डायग्राम है, आप डायग्राम देख सकते हैं, जॉब्स बनाया है, जॉब्स है ये, और ये चार जॉब्स का बैच है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हार्डवेयर बनाया है, इसके अंदर हार्डवेयर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मॉनिटर है, मतलब मॉनिटर है, ठीक है। जितनी भी जॉब्स का बैच बनाया वो ऑपरेटिंग सिस्टम में भेज दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम ने उन जॉब्स को मॉनिटर में भेज दिया, मॉनिटर को दे दिया, मॉनिटर ने उनको एग्जीक्यूट किया। ऐसे ही ये प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। और द प्रोसेस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, इस ऑपरेटिंग सिस्टम का पर्पस क्या है, द पर्पस ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम वाज मेनली टू ट्रांसफर कंट्रोल। इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पर्पस है मेनली वो क्या है, ट्रांसफ़र कंट्रोल। ट्रांसफ़र कंट्रोल है एक जॉब को दूसरे जॉब, मतलब एक जॉब से दूसरे जॉब को, मतलब एक जॉब से दूसरे जॉब में ट्रांसफ़र करने के लिए एक जॉब से दूसरी, वन जॉब टू अनदर, है ना, कंट्रोल करता है ये। एज सुन एज द जॉब वॉज कम्प्लीटेड, जब वो जॉब कम्प्लीट हो गई, मतलब एक जॉब कम्प्लीट होने के बाद दूसरी जॉब को वो ट्रांसफ़र करता है सीपीयू के अंदर, फिर उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। इट कंटेन स्मॉल सेट ऑफ प्रोग्राम्स, और ये एक स्मॉल सेट ऑफ प्रोग्राम्स को कंटेन करता है जिसको हम रेजिडेंट मॉनिटर कहते हैं, जो कि पहले से रिसाइडेड होता है मेन मेमोरी के एक पार्ट में, मतलब मेन मेमोरी का एक पार्ट है उसके अंदर ही रिसाइडेड रेजिडेंट मॉनिटर पहले से रिसेटेड होता है, और जो रिमेनिंग पार्ट बचा उस मेन मेमोरी का, उसको हम यूज़ करते हैं जॉब्स की सर्विसिंग करने के लिए, ठीक है। ये था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा इंट्रोडक्शन। इसका एक डायग्राम और है, मेमोरी लेआउट, मतलब मेमोरी लेआउट है ये रेजिडेंट मॉनिटर का। सबसे पहला पॉइंट है इंटरप्ट प्रोसेसिंग, डिवाइस ड्राइवर्स, जॉब सीक्वेंसिंग, कंट्रोल लैंग्वेज इंटरप्रेटर। ये चार जो पॉइंट्स हैं, चार जो एट्रीब्यूट्स है, चार ये जो पॉइंट्स है, ये चारों मॉनिटर हैं, मतलब मॉनिटर के अंदर होती हैं चारों चीज़ें। और ये जो है नीचे का जो बड़ा सा बॉक्स देख रहे हैं आप, इसमें लिखा हुआ यूज़र प्रोग्रामिंग एरिया। ये यूज़र प्रोग्रामिंग एरिया, मतलब यूज़र का ये प्रोग्राम एरिया जहाँ पे यूज़र काम करता है, यही इस चीज़ की मेन बाउंड्री है, ठीक है। ये था मेमोरी लेआउट। एडवांटेजेस क्या है, द यूज़ ऑफ रेजिडेंट मॉनिटर, रेजिडेंट मॉनिटर का यूज़ करके हम रेजिडेंट मॉनिटर का यूज़ करके कंप्यूटर की एफिशिएंसी जो है वो हम इम्प्रूव कर सकते हैं, और ये सीपीयू टाइम को एलिमिनेट करता है। सीपीयू टाइम को एलिमिनेट करता है दो जॉब्स के बीच में, दो जॉब्स के बीच में ये सीपीयू टाइम को एलिमिनेट करता है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है इसके, स्टारवेशन। सबसे पहला है स्टारवेशन, बैच प्रोसेसिंग सफ़र फ्रॉम स्टारवेशन। बैच प्रोसेसिंग जो है वो क्या सफ़र करती है, वो स्टारवेशन को सफ़र करती है, ठीक है। जैसे कि सिलेक्शन ऑफ द जॉब फॉर एग्जीक्यूशन, जैसे कि हमने तीन जॉब, मतलब जॉब 1 से लेके जॉब एन तक हमने कई सारी जॉब्स ले ली, और एक ऑपरेटिंग सिस्टम ले लिया, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को सिलेक्ट करेगा ना कि कौन सी जॉब पहले जाएगी। तो सबसे पहले जॉब बन गई, उसको मैं सिलेक्ट किया, वो एग्जीक्यूशन के लिए गई सीपीयू के पास, सीपीयू ने उसको सीपीयू के पास हमने जॉब 1 को भेज दिया, सीपीयू ने उसको प्रोसेस किया, और फिर उसको इनपुट आउटपुट में भेज दिया, कुछ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, फिर उसको एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। ऐसी जॉब 2 जाएगी, फिर जॉब 3, ऐसे करते करते फिर जॉब एन तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी जॉब की, और नीचे ऑपरेटिंग सिस्टम दे रखा है। देयर आर 5 जॉब्स, हमने 5 जॉब्स ली, J1, J2, J3, J4 एंड J5, जो कि एक बैच में प्रेजेंट है। और सबसे पहले जो J1 का जो एग्जीक्यूशन टाइम है, द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ J1 का जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो सबसे ज़्यादा है, हाई, इज़ वेरी हाई देन द अदर 4 जॉब्स। अदर 4 जॉब्स से सबसे ज़्यादा जो एग्जीक्यूशन टाइम है
वो J1 का है अदर 4 जॉब्स से विल नेवर बी एग्जीक्यूट, जो कि एग्जीक्यूट नहीं होंगी, और दे विल हैव टू वेट, और वो सब वेट करेंगी फॉर अ लॉन्ग वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक उनको वेट करना पड़ेगा जब तक कि पहला जॉब एग्जीक्यूट नहीं होता, कि उसकी जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हैंस द अदर प्रोसेस गेट स्टार्ट, और जो अदर प्रोसेस हैं वो गेट स्टार्ट, मतलब वो क्या गेट करेंगे, वो स्टारवेशन गेट करेंगे, यानी कि उनको वेट करना पड़ेगा। नॉट इंटरेक्टिव, सेकंड पॉइंट, बैच प्रोसेसिंग इज़ नॉट सूटेबल फॉर जॉब्स, बैच प्रोसेसिंग जो है वो जॉब्स के लिए सूटेबल नहीं है, दैट आर डिपेंडेंट ऑन द यूजर इनपुट, जो कि डिपेंडेंट है किसके ऊपर, यूज़र इनपुट के ऊपर डिपेंडेंट है। इफ अ जॉब रिक्वायर्स द इनपुट ऑफ 2 नंबर्स, कोई भी जॉब है वो क्या रिक्वायर करती है, वो 2 नंबर्स का इनपुट रिक्वायर करती है फ्रॉम द कंसोल के ज़रिए, देन इट विल नेवर गेट इन द बैच प्रोसेसिंग, जो कि बैच प्रोसेसिंग सिनेरियो में कभी गेट नहीं किया जाता बैच प्रोसेसिंग के अंदर, सिंस द यूजर इज़ नॉट प्रेजेंट एट टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, मतलब यूज़र कभी भी प्रेजेंट नहीं होता है टाइम एग्जीक्यूशन, जब एग्जीक्यूशन टाइम चल रहा है, मतलब एग्जीक्यूशन टाइम पे कोई भी यूज़र प्रेजेंट नहीं होता है इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जो भी काम करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है एग्जीक्यूट करने का, एग्जीक्यूट हो गया उसे फिर आउटपुट भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम ही देता है, ठीक है। ये तो हो गया बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब दूसरा है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग इज एन एक्सटेंशन टू बैच प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग जो है वो एक एक्सटेंशन है किसका, बैच प्रोसेसिंग का एक्सटेंशन है, वेयर द CPU इज ऑलवेज केप्ट बिजी, इसमें जो CPU है, जो CPU होता है वो ऑलवेज बिजी होता है, और हर एक प्रोसेस 2 टाइप्स ऑफ सिस्टम, मतलब 2 तरह के सिस्टम टाइप्स की नीड रखता है, 2 तरह की सिस्टम टाइप की नीड रखता है, CPU टाइम और इनपुट आउटपुट टाइम, है ना। मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी प्रोसेस अगर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है, तो CPU के स्टार्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ अदर प्रोसेस, जो अदर प्रोसेस हैं उनका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करती है CPU, और मल्टी प्रोग्रामिंग इम्प्रूव द एफिशिएंसी, और इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग जो है वो सिस्टम की जो एफिशिएंसी होती है उसको इम्प्रूव करती है। जैसे कि ये सेकेंडरी डिस्क स्टोरेज बनाई हमने, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो प्रोग्राम चीज़ जो है वो वेटिंग फॉर CPU, मतलब CPU उसको वेट करने के लिए बोला है, वेटिंग में है प्रोग्राम सी जो है, प्रोग्राम बी जो है वो एग्जीक्यूट होने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में मेन मेमोरी, ये CPU है। अब CPU जो है और प्रोग्राम बी जो है वो एग्जीक्यूशन है, मतलब वो एग्जीक्यूट कर रहा है, CPU ने, मतलब प्रोग्राम बी जो है वो एग्जीक्यूशन में है, मतलब एग्जीक्यूशन स्टेज में है, प्रोग्राम मतलब एग्जीक्यूशन है प्रोग्रेस, मतलब जो प्रोग्राम बी है वो एग्जीक्यूशन फेज में है और उसकी प्रोग्रेस चल रही है इस समय, ठीक है। प्रोग्राम ए जो है वो उसने अपना काम कर लिया, वो एग्जीक्यूट हो गया है, ठीक है। उसको आउटपुट मिल गया, वो अपने आउटपुट डेटा को राइट कर रहा है किसके अंदर, सेकेंडरी डिस्क स्टोरेज के अंदर उसको राइट कर रहा है, ठीक है। मेन मेमोरी से सेकेंडरी डिस्क स्टोरेज में अपने डेटा को राइट कर रहा है, और जो प्रोग्राम बी है वो एग्जीक्यूशन प्रोग्रेस कर रहा है, मतलब वो एग्जीक्यूशन फेज में चल रहा है इस समय, ठीक है। तो ये जॉब्स थे। एडवांटेज क्या है मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस के, थ्रो आउट द सिस्टम के थ्रू आउट, ये CPU को इंक्रीज करता है, CPU की जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज करता है, ऑलवेज हैड वन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट, जब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है, एक प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होने के बाद ये CPU की एफिशिएंसी को ऑलवेज बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है, और जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो रिड्यूस होता है, रिस्पॉन्स टाइम जो होता है वो रिड्यूस होता है। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इन मल्टी प्रोसेसिंग पैरेलल कंप्यूटिंग इज अचीव्ड, मल्टी प्रोसेसिंग में पैरेलल कंप्यूटिंग जो है वो अचीव होती है, दे आर मोर देन वन प्रोसेसर, मतलब एक या एक से ज़्यादा प्रोसेसर प्रेजेंट होते हैं सिस्टम के अंदर, जो कि एक या एक से ज़्यादा प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए सेम टाइम पर एक से ज़्यादा प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए एक से ज़्यादा प्रोसेसर प्रेजेंट होते हैं सिस्टम के अंदर, ठीक है। और ये दिस विल इंक्रीज द थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम, मतलब ये क्या इंक्रीज करता है, ये सिस्टम के अंदर थ्रूपुट को इंक्रीज करता है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसे डायग्राम में CPU1 मेन मेमोरी, CPU2 इनपुट आउटपुट प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट यूनिट। अब CPU1 के पास इनपुट आउटपुट प्रोसेसर भी है, और इनपुट आउटपुट प्रोसेसर के पास भी CPU1 है, ठीक है। इनपुट आउटपुट प्रोसेसर के पास इनपुट आउटपुट यूनिट्स भी हैं, और इनपुट आउटपुट यूनिट के पास प्रोसेसर भी है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे
CPU 2 के पास भी इनपुट आउटपुट प्रोसेसर है और इनपुट आउटपुट प्रोसेसर के पास भी CPU 2 है। इनपुट आउटपुट यूनिट्स के पास भी प्रोसेसर है और प्रोसेसर के पास भी यूनिट है, दोनों के पास है। और दोनों ही प्रोसेसर के पास मेन मेमोरी है और दोनों ही CPU के पास मेन मेमोरी है, और मेन मेमोरी के पास भी 2 CPU 2 प्रोसेसर है। मतलब सबके पास मल्टीपल चीज़ें हैं, ठीक है। ये है वर्किंग ऑफ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम की। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इसमें क्या है कि CPU बनाया, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, तीन तीन चीज़ें बनाई हमने, एक है वेब ब्राउज़र, एक वर्ड और ईमेल, ठीक है। ये डायग्राम है, मतलब CPU के द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो तीन चीज़ों को प्रोसेस कर पा रहा है, तीन चीज़ों को एक साथ यूज़ कर पा रहा है। वर्ड को भी यूज़ कर रहा है, वेब ब्राउज़र को भी यूज़ कर रहा है, ईमेल को भी यूज़ कर रहा है, मतलब मल्टीटास्किंग कर रहा है। एक ही टाइम पे तीन चीज़ों को यूज़ कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि हमने मोबाइल में करते हैं ना कि हमने मतलब व्हाट्सएप भी यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक भी यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तीन चीज़ हम मल्टीटास्किंग कर लेते हैं, मतलब उसमें हम मल्टीटास्किंग 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 का यूज़ करते हैं। मतलब हम उसमें व्हाट्सएप भी चला रहे हैं, साथ में फेसबुक भी चला रहे हैं, इंस्टाग्राम भी चला रहे हैं, तीनों चीज़ चला रहे हैं एक ही टाइम पे, ठीक है। तो तो अब इसकी बात कर लेते हैं क्या होता है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक लॉजिकल एक्सटेंशन है मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम का, ठीक है। दैट इनेबल, जो क्या इनेबल करता है, मल्टीपल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली, मतलब मल्टीपल प्रोग्राम्स को इनेबल करता है साइमल्टेनियसली जो मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाए। इट अलाउ द यूज़र, और यूज़र को अलाउ करता है कि एक से ज़्यादा कंप्यूटर टास्क को परफॉर्म करे एट द सेम टाइम, मतलब सेम टाइम पर एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर टास्क को परफॉर्म करे। ये को अलाउ करता है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, अलाउ करता है यूज़र को कि वो एक से ज़्यादा कंप्यूटर टास्क को सेम टाइम पर परफॉर्म कर सके, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज मोर suited टू सपोर्टिंग मल्टीपल यूजर्स। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मोर suited है किसके लिए, मल्टीपल यूजर्स को सपोर्ट करता है, मतलब मल्टीपल यूजर इसको यूज़ कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है। मल्टीपल यूजर्स को यूज़ कर सकते हैं, उसके मल्टीपल यूजर्स को यूज़ कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो वेल डिफाइंड मेमोरी मैनेजमेंट रखता है, क्या मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। डिसएडवांटेज ऑफ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, मल्टी प्रोसेसर, अगर बिजी हैं, अगर मल्टीपल प्रोसेस अगर बिजी स्टेट में है सेम टाइम, मतलब सेम टाइम पर मल्टीपल प्रोसेस अगर बिजी स्टेट में है, तो कंप्लीट टास्क, किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट में किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए सेम टाइम पर अगर मल्टीपल प्रोसेस बिजी हैं, तो सो द CPU जनरेट्स मोर रीड, तो CPU जो है वो मोर रीड जनरेट करेगा, ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन कहीं आ जाती है तो। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, an operating system which includes software and associated protocols to communicate with other computers। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या इंक्लूड करता है, ये सॉफ्टवेयर को इंक्लूड करता है और एसोसिएटेड प्रोटोकॉल्स को इंक्लूड करता है, कम्युनिकेट के मतलब इन दोनों के साथ मिलकर ये कम्युनिकेट करता है विद अदर कंप्यूटर, मतलब अदर कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए ये सॉफ्टवेयर और एसोसिएटेड प्रोटोकॉल्स का यूज़ करता है, ठीक है। वाया नेटवर्क कम्युनिकेटली, एक नेटवर्क के द्वारा एंड कॉस्ट इफेक्टिवली भी है ये। इसको हम नेटवर्क कहते हैं, इसको ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जैसे कि डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये एक सर्वर सॉफ्टवेयर है और वीडियो डेटा स्टोर है, ठीक है। और इसमें 6 एजेंट हैं, यानी कि 6 कंप्यूटर्स हैं और एक एडमिनिस्ट्रेटर पैनल है। तो ये जो सर्वर है ये कुछ सॉफ्टवेयर का यूज़ करके, कुछ प्रोटोकॉल्स का यूज़ करके ये अदर कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर रहा है। एक नेटवर्क इस्टेब्लिश्ड है इन सबके बीच में, उसके नेटवर्क के द्वारा ही अदर कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर पा रहा है, कन्वीनियंटली बात कर पा रहा है, ठीक है। ये इसका डायग्राम है। अब इसके एडवांटेज की बात कर लेते हैं। इन दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम में जो नेटवर्क ट्रैफिक होता है वो रिड्यूस होता है, नेटवर्क ट्रैफिक को रिड्यूस किया जाता है डिवीज़न की वजह से नेटवर्क ट्रैफिक को रिड्यूस किया जाता है, क्लाइंट और सर्वर के बीच में रिड्यूस किया जाता है दिस टाइप ऑफ सिस्टम। और इस टाइप के सिस्टम जो होते हैं वो लेस एक्सपेंसिव होते हैं, मतलब लेस एक्सपेंसिव होते हैं टू सेटअप एंड मेंटेन। मतलब लेस एक्सपेंसिव का मतलब ये है कि ये ज़्यादा महंगे नहीं आते, बहुत ही सस्ते आते हैं, चीप होते हैं, ये आपके बजट में होते हैं, आप इनको परचेज़ कर सकते हैं और इसको और ये ईज़िली सेटअप
सेटअप किए जाते हैं, आसानी से सेटअप हो जाते हैं, सेटअप आप कर सकते हैं और मेंटेन भी कर सकते हैं इसको। और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इन दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम द फेलियर ऑफ एनी नोड, मतलब इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम में, अगर इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर कोई भी नोड अगर फेल होता है, कोई भी नोड अगर फेल हो जाता है ना सिस्टम, ठीक है, किसी भी सिस्टम में अगर कोई भी नोड अगर फेल हो जाता है तो होल सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है, मतलब होल पूरा ही सिस्टम जितने होल होल सिस्टम है वो उस पर इफेक्ट पड़ेगा, मतलब सारे कंप्यूटर्स वर्क नहीं करेंगे, ठीक है, अगर कोई भी नोड फेल हो जाता है इस सिस्टम में, ठीक है। सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस आर इंपॉर्टेंट इशूज। सिक्योरिटी परफॉर्मेंस जो है ये इंपॉर्टेंट इशू है इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। इसमें जो ट्रेन नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, ट्रेन नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं उनको रिक्वायरमेंट होती है किसकी? नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक है। अब करते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की। इन रियल टाइम सिस्टम्स के अंदर ईच जॉब कैरी अ सर्टेन डेडलाइन विद इन विच द जॉब इज सपोज टू कंप्लीटेड, मतलब रियल टाइम सिस्टम्स के अंदर कोई भी जॉब है, हर एक जॉब क्या कैरी करती है? सर्टेन डेडलाइन कैरी करती है विद इन अ टाइम, मतलब कोई सर्टेन टाइम में उस जॉब को एग्जीक्यूट होना होगा, वो जॉब एग्जीक्यूट होनी चाहिए और डेडलाइन के अंदर। तो जो जॉब सपोज, जैसे कि आप कोई जॉब सपोज कर लीजिए, जैसे आपने कोई जॉब है उसको आपने सपोज किया वो कंप्लीट हो गई है, मतलब कोई जॉब आपकी कंप्लीट हो गई, उस सर्टेन डेडलाइन के अंदर आपकी जॉब कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो गई, तो कोई बात नहीं है, तो बढ़िया बात है। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं हुआ तो हुक लॉस, आपका बहुत बड़ा लॉस होगा, विल बी देयर, और रिजल्ट, आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट प्रोड्यूस होगा, लेकिन वो रिजल्ट आपके किसी काम का नहीं होगा, पूरा कम्प्लीटली यूजलेस होगा, आपको किसी भी काम का नहीं होगा, आप उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे, आपके लिए यूजलेस होगा अगर आपकी जॉब सर्टेन डेडलाइन में एग्जीक्यूट नहीं हुई है तो, ठीक है। ये डायग्राम में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का, जैसे कि टास्क शेड्यूलिंग है, टास्क वन है रिसोर्स मैनेजमेंट में, फायर मैनेज जो कि रीड राइट परफॉर्म कर रही है, इन दोनों ये दोनों किस में जा रहे हैं? हार्डवेयर के अंदर जा रहे हैं, हार्डवेयर से डिवाइस ड्राइवर के अंदर जा रहे हैं, वाईफाई ब्लूटूथ के अंदर टाइम है, ठीक है। डायग्राम है इसका, एप्लीकेशन ऑफ रियल टाइम सिस्टम एग्जीक्यूट, जो रियल टाइम सिस्टम की जो एप्लीकेशन है वो कहाँ एग्जिस्ट होती हैं? वो एग्जिस्ट होती हैं ना केस ऑफ मिलिट्री एप्लीकेशन, जो जो मतलब मिलिट्री एप्लीकेशन होती हैं, मिलिट्री एप्लीकेशंस का जो केस होता है उसमें एग्जिस्ट होती हैं ये। इफ़ यू वांट टू ड्रॉप अ मिसाइल, जैसे कि आपने कोई मिसाइल को ड्रॉप किया, जैसे देन द मिसाइल इज सपोज, आपने कोई मिसाइल सपोज करी, मतलब कोई मिसाइल है, आपने सपोज किया कि वो ड्रॉप हुई है, तो वो ड्रॉप हुई है सर्टेन प्रिसीजन के साथ कोई मिसाइल जो है वो ड्रॉप हुई है, गिरी है, ठीक है, तो वो एप्लीकेशन है रियल टाइम सिस्टम का। और इसके भी तीन टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के तीन टाइप होते हैं, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और फर्म रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये तीन टाइप होते हैं। एडवांटेजेस क्या है इसके? ईजी टू लेआउट, डेवलप एंड एग्जीक्यूट रियल टाइम एप्लीकेशंस, इसका जो लेआउट होता है वो बहुत ईजी होता है, और ये रियल टाइम एप्लीकेशंस को डेवलप और एग्जीक्यूट करता है, मतलब पहले रियल टाइम एप्लीकेशंस को डेवलप करता है, फिर उनको एग्जीक्यूट करता है अंडर द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर रियल टाइम एप्लीकेशंस को एग्जीक्यूट करता है, डेवलप करता है, उसके जो लेआउट होता है और ईजी होता है। इन टाइम या रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किस चीज़ का होता है? डिवाइस और सिस्टम्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है। डिसएडवांटेज ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आर वेरी कॉस्टली टू डेवलप, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, टू डेवलप, उनको डेवलप करने के लिए वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली आते हैं ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स। और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, बड़े होते हैं, एंड कैन कंज्यूम, और ये क्या कंज्यूम करते हैं? क्रिटिकल सीपीयू साइकिल्स को कंज्यूम करते हैं। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, अब बात करते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की। इन द टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर रिसोर्सेज आर एलोकेटेड इन अ टाइम डिपेंडेंट फैशन टू सेवरल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो कंप्यूटर रिसोर्स होते हैं उनको एलोकेट किया जाता है टाइम डिपेंडेंट फैशन के एलोकेट किया जाता है टाइम डिपेंडेंट फैशन के अकॉर्डिंग उनको एलोकेट किया जाता है उसको तो सेवरल प्रोग्राम्स को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करने के लिए उनको कंप्यूटर रिसोर्स एलोकेट किए जाते हैं एक टाइम डिपेंडेंट फैशन के अंदर। Thus it helps to provide a large number of user direct access, मतलब
ये क्या हेल्प करता है, ये ऑपरेटिंग किस तरह से हेल्प करता है, ये हेल्प करता है हमें लार्ज नंबर ऑफ यूज़र्स हमें प्रोवाइड करता है, लार्ज नंबर ऑफ यूज़र्स प्रोवाइड करता है, जो कि मेन कंप्यूटर, जो हमारा मेन कंप्यूटर होता है उसको डायरेक्टली एक्सेस कर देंगे। मतलब लार्ज नंबर ऑफ यूज़र्स जो हैं वो डायरेक्टली एक्सेस कर देंगे हमारे मेन कंप्यूटर को, ठीक है, मैं वो एक्सेस कर देंगे। इट इज़ अ लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, ये भी एक लॉजिकल एक्सटेंशन होता है मल्टी प्रोग्रामिंग का। टाइम शेयरिंग के अंदर जो CPU जो होता है उसको स्विच किया जाता है मल्टीपल प्रोसेस या प्रोग्राम्स के बीच में, उसको स्विच किया जाता है किसके द्वारा, डिफरेंट यूजर्स के द्वारा, किसके बेसिस पे, शेड्यूल टाइम के बेसिस पे, उनको शेड्यूल टाइम के बेसिस पर, ठीक है। जैसे कि ये CPU है और इसके चारों तरफ 8 यूज़र है, यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3, यूज़र 4, यूज़र 5, यूज़र 6, यूज़र 7, यूज़र 8। ये जो है, ये जो डायग्राम है, ये टाइम शेयरिंग, मतलब ये इन केस ऑफ 8 यूज़र्स के केस में इसमें टाइम शेयरिंग हो रही है। मतलब हर एक यूज़र के बीच में टाइम शेयरिंग चल रही है। CPU जो है वो हर एक यूज़र के साथ टाइम शेयर कर रहा है अपना, ठीक है, टाइम शेयर कर रहा है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या अलाउ करता है, जो जितने भी यूज़र्स हैं वो सब, मतलब जितने भी यूज़र होते हैं वो सब सर्व होते हैं साइमल्टेनियसली, मतलब जितने भी यूज़र्स इसमें हैं सर्व होते हैं साइमल्टेनियसली। सोफिस्टिकेटेड सीपीयू शेड्यूलिंग स्कीम्स जो हैं और इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट है इसमें रिक्वायर्ड होते हैं। मतलब इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट और सीपीयू शेड्यूलिंग स्कीम जो है वो रिक्वायर्ड होती है इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं और एक्सपेंसिव होते हैं, डिफ़िकल्ट होते हैं और एक्सपेंसिव होते हैं टू बिल्ड। तो एक्सपेंसिव भी होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं, है ना, और इनको बनाने में बहुत ज़्यादा, इनको इनको बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है इनको डेवलप करने में, डिफ़िकल्टी होती है बिल्ड करने में, बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं ये, ठीक है। एडवांटेज क्या है इसके, द टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन प्रोवाइड करता है और शेयरिंग ऑफ रिसोर्स भी प्रोवाइड करता है। और दिस सिस्टम रिड्यूस CPU आइडल, और ये सिस्टम में क्या यूज़ करता है, CPU आइडल। जो CPU जो होता है वो बहुत ज़्यादा आइडल, मतलब फ्री बैठा हुआ होता है बहुत ज़्यादा, तो उसको कम करता है एंड रेस्पॉन्स टाइम को भी कम करता है। डिसएडवांटेज क्या है, डेटा ट्रांसमिशन रेट्स आर वेरी हाई इन कंपैरिजन टू अदर मेथड। डेटा ट्रांसमिशन रेट्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होती हैं इन कंपैरिजन टू अदर मेथड कंपैरिजन में डेटा ट्रांसमिशन रेट जो होती हैं इसमें बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ यूज़र प्रोग्राम लोड इन मेमोरी। सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी ऑफ यूज़र प्रोग्राम, मतलब जो यूज़र प्रोग्राम की जो सिक्योरिटी होती है, जो इंटीग्रिटी होती है, वो लोड होती है मेमोरी के अंदर। जो डेटा होता है उसको नीड होती है मेंटेन रखना, मतलब उसको नीड होती है मेंटेन करके रखने की। एज मैनी यूज़र एक्सेस, जितने भी यूज़र्स हैं वो एक्सेस करते हैं सिस्टम को सेम टाइम पे, मतलब एक सेम टाइम पर बहुत सारे यूज़र्स एक सिंगल सिस्टम को एक्सेस करते हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की। द डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट इंस्टॉल्ड ऑन अ सिंगल मशीन। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो सिंगल मशीन के अंदर इंस्टॉल नहीं होते हैं, ये पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, डिवाइड इनटू पार्ट्स, ये पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। और एंड दिस पार्ट्स, और ये पार्ट्स होते हैं इनको हम लोड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स में, अ पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई भी पार्ट है वो इंस्टॉल किया जाता है हर एक मशीन के अंदर, हर एक मशीन के अंदर वो इंस्टॉल्ड होता है, जिससे कि हम जिससे कि कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सके, जिससे कि हम कम्युनिकेट कर सकें। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम आर मच मोर कॉम्प्लेक्स। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, लार्ज होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, बड़े होते हैं, बहुत लार्ज होते हैं, एंड सोफिस्टिकेटेड दैन नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम से ज़्यादा बड़े होते हैं उनकी कंपैरिजन में, बिकॉज दे आल्सो हैव टू टेक केयर। और इसमें उससे ज़्यादा ज़रूरत होती है, उससे ज़्यादा ख्याल रखा जाता है कि नेटवर्किंग प्रोटोकॉल कितने वेरी कर रहे हैं, वो इसमें देखा जाता है। जैसे कि 2 कमरे सिस्टम बनाए गए हैं, ये होस्ट से कनेक्टेड है, होस्ट जो सीपी से कनेक्टेड है, सीपी का मतलब है कम्युनिकेशन प्रोसेसर, और सीपी जो है ये भी एक होस्ट से कनेक्टेड है, होस्ट जो है वो गेटवे से कनेक्टेड है, और गेटवे जो है वो ग्लोबल एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड है, लैन से कनेक्टेड है, उसमें भी 4 कंप्यूटर कनेक्टेड है और एक सर्वर कनेक्टेड है उससे। ये है टिपिकल व्यू, एक टिपिकल व्यू है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का। एडवांटेजेस क्या है, द डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड शेयरिंग रिसोर्सेज।
डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की शेयरिंग ऑफ रिसोर्स प्रोवाइड करता है। और ये जो दिस टाइप ऑफ सिस्टम, और ये जो सिस्टम होता है, इसका जो टाइप होता है वो फॉल्ट टॉलरेंट होता है। ठीक है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज फॉल्ट टॉलरेंट। डिसएडवांटेज क्या है? प्रोटोकॉल ओवरहेड कैन डोमिनेट कंप्यूटेशन कॉस्ट। प्रोटोकॉल ओवरहेड कैन डोमिनेट कंप्यूटेशन कॉस्ट। पहली बात कर लेते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट एक्ट एज एन इंटरफेस। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि एक इंटरफेस की तरह एक्ट करता है बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर। हार्डवेयर के बीच में, कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र के बीच में एक इंटरफेस की तरह एक्ट करता है, वर्क करता है। ठीक है, और ये एक सॉफ्टवेयर होता है विद दस मल्टीपल फंक्शन। इसमें मल्टीपल फंक्शंस का हम यूज़ करते हैं, जैसे सच मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी का मैनेजमेंट करना हो, मेमोरी को मैनेज करना हो, फाइल को मैनेज करना हो, प्रोसेसर को मैनेज करना हो, सब फंक्शंस का हम यूज़ करते हैं इसके अंदर। द ऑपरेटिंग सिस्टम शुड हैव टू मीट। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये जो जितने भी यूज़र्स होते हैं हमारे, उस यूज़र की रिक्वायरमेंट्स क्या है उससे मीट करता है, मिलता है इन अ बैलेंस, एक बैलेंस वे में, सो दैट इफ एनी प्रॉब्लम वुड अराइज विद द यूज़र। और कोई भी कैसी प्रॉब्लम किसी यूज़र के साथ अराइज हो रही है तो दूसरे यूज़र पे, किसी भी दूसरे यूज़र पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस चेन के अंदर। ठीक है, सेंट्रल कंप्यूटर ओ है, जैसे क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3, ये डायग्राम है इसका। जैसे क्लाइंट 1 में कोई, मतलब क्लाइंट में कोई वर्क कर रहा है, कोई प्रॉब्लम अराइज हो गई तो अदर जो दो क्लाइंट्स हैं, उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। मल्टी थ्रेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? Multi-threading is the ability of program or an operating system. Multi-threading is the ability of a program or an operating system to enable more than one user at a time without requiring multiple copies. At a time without requiring multiple copies of the program running on the computer. मल्टी जो है वो एक एबिलिटी है, प्रोग्राम की एबिलिटी है या फिर एक ऑपरेटिंग सिस्टम की एबिलिटी है जो कि क्या एबल करती है, एक से ज़्यादा, एक यूज़र है, एक से ज़्यादा यूज़र एट अ टाइम, एक एट अ टाइम, बिना किसी रिक्वायरमेंट, मतलब बिना किसी प्रोग्राम के मल्टीपल कॉपीज की रिक्वायरमेंट के बिना कंप्यूटर पर रन हो जाए, उसी को मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने दोस्तों आज की वीडियो में मुझे इतना ही। आज हमने डिस्कस किया है ओवरव्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक चीज़ और डिस्कस किया, स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये 4 चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और इसमें आपको कोई भी डाउट हो, इस पूरी वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी टॉपिक में आपको डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, और आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।